चलिए दोस्तों, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने चैप्टर के अंतिम चरण में, जहां हम बात करते हैं 10 का दम। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर ये 10 का दम क्या होता है? अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप स्टार्टिंग से इस सीरीज को नहीं देख रहे हैं, आप पहले वीडियो से इसको देखना शुरू नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपके मन में ये सवाल आएगा। अदरवाइज जो लोग इसको शुरू से देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि 10 का दम क्या होता है। सर 10 का दम क्या होता है, एक बार रिपीट करें। 10 का दम का बेसिकली मतलब क्या है कि किसी भी चैप्टर को हम समराइज करते हैं और उसके लिए 10 क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, जिसको कहा जाता है कि अगर ये 10 क्वेश्चन में आपने अपना दम दिखा दिया, आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया, तो आप एक दमदार व्यक्ति कहलाएंगे, आप एक दमदार स्टूडेंट कहलाएंगे, जो ये कह सकता है कि इस चैप्टर की आपको भली भांति समझ हो गई है। इसका अपोजिट ये हो सकता है कि ये 10 क्वेश्चन आपका दम ही निकाल दें, इस 10 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट बिल्कुल ना कर पाओ, तो उस केस में आपको सारे के सारे कंटेंट को दोबारा से पढ़ने की, समझने की जरूरत है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा एक रिविजनरी क्वेश्चंस होते हैं। आप अपनी कभी भी चैप्टर को समराइज करने बैठेंगे तो आप 10 का दम अगर देख लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो समरी के रूप में आपके दिमाग में छप जाएगा, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे हम इसको एक तरीके से रिविजनरी कंटेंट बोलते हैं, जिसमें आप चैप्टर के एंड में सारी चीजों को रिवाइज करते हो। सारी नहीं कह सकते, बट जितनी क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट नेचर की चीजें उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए सर, तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय गैप। सर गैप क्या होता है? तो गैप की सबसे पहले आप यहां पे फुल फॉर्म बता देंगे। गैप की फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आप उसको डिफाइन करेंगे। उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? उसको आप कह सकते हैं कि सर गैप वो होता है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको कि यूनिवर्सली अडॉप्ट किया जाता है सारे अकाउंटेंट्स के द्वारा, और जितने भी अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वो इन प्रिंसिपल्स को ही यूज करते हुए करते हैं। जो भी हमारा ये गैप प्रिंसिपल्स देता है उसको यूज करते हुए करते हैं। तो इसका इसलिए मतलब यही है जनरली एक्सेप्टेड, मतलब इसको जनरली सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त इसको यूज नहीं करता। तो दीज आर दोज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आप इजिली इसको फुल फॉर्म लिखते हुए डिफाइन कर देंगे। अगला सवाल आता है डिफरेंशिएट बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका प्रॉपर मैंने आपको नोट लिखवाया था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? आप कह सकते हैं सबसे पहले तो कि साहब जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने पढ़े हैं 12, और जो कन्वेंशन है वो कितने हैं? 4। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली लीगली आपका बेस्ड होता है। लीगली बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि उसकी बैकिंग होती है, लीगल बैकिंग होती है, उसको लीगली एक्सेप्ट भी किया जाता है। कई सारे लॉज वगैरह भी आपको कहते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं वो कहते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन के साथ ऐसा नहीं है, उसको इस तरीके से लीगल बैकिंग वगैरह नहीं मिलती है। ये वो अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं एक तरीके से कॉन्सेप्ट्स, जो कि हम बुक्स में रिकॉर्ड करते वक्त हमें मानना ही पड़ता है। इसको कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करें तो आपको कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना ही पड़ते हैं, इस एजम्पशन के बेस पे ही आप अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन कन्वेंशंस वो है जो बेसिकली आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने और उसको प्रेजेंट करने के टाइम पे मदद करता है। जैसे कि कन्वेंशन आपका क्या है? मटेरियलिटी। कन्वेंशन क्या है? फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन क्या है आपका? कंजर्वेटिज्म। और कन्वेंशन क्या है आपका? टाइमलाइननेस। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसका अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है उससे कुछ खास लेना देना नहीं है। इसका मेन लेना देना किससे है? प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होगा उसमें आप देखते हो मटेरियलिटी क्या है क्या नहीं, फुल डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना, टाइमलाइनलेस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने प्रिपेयर किया उसको टाइमली प्रेजेंट करना है कि नहीं करना, विद इन टाइम आपको उसको ड्राफ्ट करते हुए, बनाते हुए, अप्रूव कराते हुए यूजर्स के सामने समर्पित करना है या नहीं करना। तो इस टाइप की चीजें। कंजर्वेटिज्म जो आपको ये बता के चलता है क्या कि आपको लॉसेस को रिकॉर्ड करने हैं, प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करने। तो लॉसेस को रिकॉर्ड कब करते हैं? ईयर एंड पर हम चेक करते हैं कि भैया देखो, दूर दराज जाके देखो, दूरदर्शी बन के देखो, क्या भविष्य में कोई नुकसान दिख रहा है? अगर भविष्य में कोई नुकसान दिख रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर लो। तो ये सारी चीजें हम कब करते हैं? एट द एंड ऑफ ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। जब हम प्रॉफिट लॉस बैलेंस बनाने बैठते हैं तो हम देखते हैं कि इस टाइप की बातों को कितने हद तक इसमें अप्लाई कर ले। तो ये कन्वेंशन की बात है। बट कॉन्सेप्ट्स वो होते हैं जो आप रिकॉर्ड करते वक्त, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त ध्यान में रखते हो, और उसके बेसिस पे ही उन कन्वेंशंस, उन एजम्पशंस को मानते हुए ही आप अपनी अकाउंटिंग जो है वो परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो दीज आर दी डिफरेंसेस। ऑल्दो हमने और डिटेल में इसको लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, बट मोर ओवर ये वो बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब इस चैप्टर में और तो कुछ था नहीं, कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स है, कुछ कन्वेंशंस है जो कि आपको मोटे मोटे तौर पे पता होनी चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए। कुल ऐसी 16 बातें हमने देखी थी। उन 16 बातों में से कुछ 8 बातें आपके सामने रखी हैं जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नेचर की हैं। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब ये क्या बात करता है? ये कहता है कि जो आपकी बिजनेस की लाइफ है वो गोइंग कंसर्न की होगी, मतलब फोर्सेबल फ्यूचर तक चलती रहेगी, वो लॉन्ग पीरियड तक चलेगी इन फ्यूचर। वो
वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि कोई उसका डिस्क्लोजर ना दिया जाए। जो इसके प्रोप्राइटर हैं, जो इसको ऑनर है, वो आते जाते रहेंगे, पर जो हमारा बिजनेस है, जो बिजनेस एंटिटी है, जो बिजनेस एंटरप्राइज है, वो आजीवन चलता रहेगा। ये जो सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है? ये फिक्स एसेट्स की अकाउंटिंग को सपोर्ट करता है, जो ये कहता है कि फिक्स एसेट टाइप की चीज होती है, इसलिए फिक्स एसेट को हम उसी साल में खर्चे में लेके नहीं जाते, उसको हम एसेट्स में रिकॉर्ड करते हैं और जितनी भी इसकी यूजफुल लाइफ होती है उसमें स्प्रेड करते हुए डेप्रिसिएशन के रूप में आप खर्चे में लेके जाते हो। नाउ एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया रेवेन्यू जो है वो आपको रिकॉर्ड कर लेना है तब कैश मिल गया हो या फिर तब भी जब आपको कैश ना मिला हो। मतलब कि अगर आपका राइट एस्टेब्लिश हो गया है रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने का, चाहे आपको पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। और वैसे ही अगर आपका ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है पैसे देने का, मतलब कि लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, आपने किसी से काम करवा लिया, उसको सैलरी देनी है, तो आपने चाहे दी चाहे नहीं दी, आपका वो एक्सपेंस माना जाएगा, क्योंकि यहां पे ऑब्लिगेशन क्रिएट हो चुका है। और रेवेन्यू के केस में आप देखते हो राइट क्रिएट हो गया। अगर ये दोनों चीज हो चुकी है तो आपको उस बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये बात कौन बताता है आपको? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अगला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो बता के चलता है क्या कि जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है और जो उसका बिजनेस है, ये दोनों के दोनों अलग एंटिटी मानी जाती हैं। इसका दिया हुआ पैसा इसके लिए उधार है और अगर ये इसमें से कुछ लेके जाएगा तो हम उसको ड्राइंग का नाम देते हैं। जो भी पैसा इसके अंदर प्रोप्राइटर का लगा हुआ है वो आज नहीं तो कल इस बिजनेस को लौटाना पड़ेगा और हम जो अकाउंटिंग करते हैं हमेशा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करके चलते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस इसको हमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर डिफाइन किया जाता है कि दोनों के दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाती हैं। अगला आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो कि बात करता है कि जितने भी फिक्स एसेट होंगे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब होता है जो भी उसका परचेज कॉस्ट था और साथ ही में उसको एक्वायर करने से लेकर इंस्टॉलेशन तक में जो भी खर्चा हुआ वो सारा उसका एक्विजिशन कॉस्ट ही कहलाता है। इसको कभी भी मार्केट वैल्यू से हम कंपेयर नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको रीवैल्यू नहीं करते हैं, उसको उसकी नई वैल्यू पे लिखने का प्रयास नहीं करते हैं। जो भी कॉस्ट पे, जिस भी एक्विजिशन कॉस्ट पे हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया वो उसी में चलता रहता है। सिर्फ इसमें चेंज क्या आता है कि हर साल इसमें से माइनस होता है क्या? डेप्रिसिएशन। इसीलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहा जाता है। अगला है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये क्या है? ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं आधा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। मतलब कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट में हम रेवेन्यू की भी बात करते हैं और एक्सपेंस की भी बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू की बात करता है। ये कहता है क्या कि जिस दिन राइट एस्टेब्लिश हो गया आपके रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने का, आपको उसको रिकॉर्ड बुक्स में कर लेना है। तो कहीं ना कहीं एक्रूअल भी ये कहता है, लेकिन वो सिर्फ राइट्स की बात करता है, ऑब्लिगेशन की भी बात करता है। लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? रेवेन्यू की। इसलिए वो सिर्फ किसकी बात करता है? राइट्स की। कि जब आपने सेल कर दिया और आपको लगता है कि आपको ये पैसा भविष्य में मिलेगा, चाहे आज मिल जाए चाहे भविष्य मिले, आपको दोनों केस में बुक्स में रिकॉर्ड उसको करके चलना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट किसकी बात करता है सर? मैचिंग कॉन्सेप्ट बात करता है पीरियड की। ये कहता है कि जिस पीरियड का रेवेन्यू होगा उससे उस पीरियड के सारे एक्सपेंस चार्ज किए जाएंगे ताकि जो प्रॉफिट निकले वो उसी पीरियड का निकले। तो ये क्या कह रहा है कि रेवेन्यू का पीरियड, एक्सपेंस का पीरियड और प्रॉफिट का पीरियड सेम होना चाहिए। प्रॉफिट ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा जब आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस का पीरियड जो होगा वो सेम चलेगा। तो इसको मैच करने की बात करता है कौन? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। अगला है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ये क्या बात करता है सर? मटेरियलिटी। यहां पे कहा जाता है कि जितने भी मटेरियल ट्रांजैक्शंस है उसको बुक्स में डिस्क्लोज करने की आवश्यकता है, बाकी को डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। एक कॉन्सेप्ट हमें बिल्ड करना होता है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है तो उसके लिए 1000 रुपए मटेरियल अमाउंट नहीं होगा। बट वही अगर किसी का टर्नओवर यहां पे 5 लाख रुपए है तो उसके लिए 1000 रुपए का भी जो अमाउंट है वो यहां पे मटेरियल हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द एंटिटी हम डिफाइन करते हैं कि क्या मटेरियल है क्या मटेरियल नहीं है, और उस अकॉर्डिंग जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करके चलनी पड़ती है। उसी अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग भी करते हैं। अकाउंटिंग कैसे करते हैं कि अगर कोई मटेरियल एक्सपेंडिचर नहीं है तो उसको हम क्या मान लेते हैं? उसको हम एक्सपेंस मान लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल था हमारा स्टेशनरी का, जिसमें हम ये कहते हैं कि स्टेशनरी जो है वो इतना मटेरियल अमाउंट का एक्सपेंडिचर नहीं है कि इसको एसेट माना जाए। बेशक इसकी लाइफ 5 साल क्यों ना हो, बट स्टिल स्टेशनरी नेचर का है, नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। इसलिए जिस साल का स्टेशनरी हमने परचेज किया उसी साल इसको हम कहां ले जाते हैं? एक्सपेंस में ले जाते हैं। इसको हम एसेट नहीं मानते। ये कॉन्सेप्ट भी कौन बताता है आपको? मटेरियलिटी ही बता के चलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, जिसको हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं। ये आपको एक सिंपल सा फिनोमेना जो है वो बता के चलता है। वो क्या है कि डू नॉट एंटिसिपेट योर फ्यूचर प्रॉफिट बट एंटिसिपेट ऑल योर फ्यूचर लॉसेज। मतलब कि आपको अपने फ्यूचर प्रॉफिट को एंटिसिपेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर भविष्य में कोई प्रॉफिट दिख भी रहा है तो उसको आप क्या करो? उसको आप भूल जाओ, उसको मत देखो। बट अगर भविष्य में आपको कोई भी नुकसान दिख रहा है, कोई भी भविष्य में खर्चा दिख रहा है, कोई भी लॉस दिख रहा है, तो उसको आप आज ही के आज अपने बुक्स में रिकॉर्ड
कर लो, अपने बुक्स में उसकी एंट्री डाल लो। क्यों? क्योंकि भैया भविष्य में नुकसान होगा तो आज उसके लिए आपको तैयार रहना जरूरी है। और आज अगर आप प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हो, सपोज कोई कहता है कि साहब मुझे आज प्रॉफिट दिख रहा है 1 लाख रुपए का, लेकिन इसका जो बड़ा भाई वो आके कहता है अबे गधे ये देख कि भविष्य में ये वो लॉस है जो तेरे को आज पता है कि भविष्य में तेरे को 50,000 का लॉस होगा या फिर 80,000 का लॉस होगा, तो तुम कैसे कह सकते हो कि लाख रुपए का प्रॉफिट है? तो इस छोटे वाले भाई को समझ में आया कि हाँ जी ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ऐसा करते हैं, इस 80,000 को आज ही माइनस कर देते हैं, हुआ नहीं है बट आज ही माइनस कर देते हैं। तो आज अब क्या बोलेगा कि आज जो प्रॉफिट हुआ वो लाख रुपए का नहीं हुआ, कितने का हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ताकि उसका भविष्य में जो नुकसान होने वाला है जब वो उसके ऊपर आए तो उसको झटका ना लगे, उसको बुरा ना लगे। अगर उसके लॉस के बारे में पता लग गया तो उसको पहले रिकॉर्ड कर लेता है। इसी को हम कहते हैं कि एक तरीके से इसने क्या किया है कि आज का प्रॉफिट था तो लाख रुपए ही, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं साहब 20,000 ही हुआ। क्यों? क्योंकि 80,000 रुपए का इसने पॉसिबल लॉस है, जो फ्यूचर का लॉस है उसको आज रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि इसने इस 80,000 रुपए का एक प्रकार का सीक्रेट रिजर्व बना लिया। क्या बना लिया? सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर लिया, जिससे कि फ्यूचर में जब नुकसान होगा तो इस रिजर्व से इस नुकसान की भरपाई ये कर लेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, दिस इज द कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। ठीक है सर, तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 3, जिसको हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया और आई होप कि यह प्रयास हमारा सफल रहा है। बाकी कितनी इसकी सफलता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब बात करेंगे अगले चैप्टर की, बट उससे पहले आपको जरूरत है बहुत सारे आराम की, तो आराम से आराम कीजिए और मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।